हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बच्चों, आज आपकी एसएसटी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है आपका मुगल साम्राज्य। सो बच्चों, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमारे चैप्टर में कुछ मुगल साम्राज्य के बारे में दिया गया है। हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि दिल्ली सल्तनत के बारे में, कि हमारी दिल्ली जो सल्तनत में कितने शासनकाल हुए, किन्होंने शासन किया दिल्ली पर। सो बच्चों, आज है हमारा मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य के बारे में आज हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं बच्चों। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। मैंने अभी प्रीवियस चैप्टर में बताया था आपको, जो इब्राहिम लोदी था, लोदी वंश आया था सबसे लास्ट में, जो दिल्ली का था। ठीक है, उसने समानतों पर अपना नियंत्रण खो दिया था। उसके चाचा आलम खान ने काबुल के शासक बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। बाबर तुरंत भारत की तरफ चल दिया। उसने अपने पानीपत की पहली लड़ाई से इब्राहिम लोदी को हरा दिया। बाबर 1526 से लेकर 1530 ईस्वी, बाबर ने 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। उसका असली नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। उसने चित्तौड़ के शासक राणा सांगा को 1527 ईस्वी में खानवा की लड़ाई में हराया। 1528 ईस्वी में उसने राजपूतों को चंदेरी में हराया। बाबर लंबे समय तक जीवित नहीं रहा, लेकिन मृत्यु से पहले उसने आगरा और दिल्ली पर पूरा अधिकार स्थापित कर लिया था। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई और उसने अपना साम्राज्य संगठित करने के लिए बहुत कम समय मिला। ताजुक ए बाबरी या बाबरनामा, जिसे बाबर ने स्वयं लिखा था, हमें बाबर के शासन काल के विषय में अधिक सटीक जानकारी देता है। हुमायूं, बात करेंगे बच्चों हम हुमायूं का जो शासन था क्या था? 1530 से लेकर 1540 ईस्वी तक था। 1555 से लेकर 1556 ईस्वी। ठीक है, 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा। जब वह उत्तराधिकारी बना तो उसे बहुत सारे विरोधी का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि उसके अपने भाई मिर्जा कामरान ने भी उसके विरुद्ध विद्रोह किया। 1539 ईस्वी में चौसा की लड़ाई में बिहार के अफगान प्रमुख शेर शाह ने हुमायूं को हराया और दोबारा 1540 ईस्वी में कन्नौज की लड़ाई में हराया। हुमायूं अपनी जान बचाने के लिए ईरान भाग गया। ईरान में हुमायूं को ईरान के शाह ने मदद मिली और 1555 ईस्वी में उसने दोबारा दिल्ली पर कब्जा कर लिया, लेकिन अगले ही वर्ष वह दुर्घटना में मारा गया। उसने कब्जा जैसे ही किया, वो नेक्स्ट डे क्या हुआ कि वो मारा गया। शेर शाह 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी, हुमायूं को हराने के बाद शेर शाह ने केवल 4 वर्ष तक ही दिल्ली पर शासन किया। शेर शाह की शासन प्रणाली, शेर शाह एक योग्य शासक था। उसने अपने राज्य को सरकारों में बांट दिया, ठीक है, जो परगनों में बटी हुई थी। कुछ गांवों को मिलाकर परगना बनता था। प्रत्येक सरकार में परगना उसके विश्वासी अधिकारियों द्वारा शासित होता था। उसने व्यापार और वाणिज्य का भी विकास किया। यहाँ पर आप पिक्चर देखेंगे बच्चों, ये है हमारे हुमायूं की पिक्चर और ये हमारी दूसरी पिक्चर है। ठीक है, ये किन की है? ये है शेर शाह की पिक्चर। ठीक है, भूमि के रूप में उत्पादन की तीसरा भाग निश्चित किया गया था। राजा टोरनमल उसके कर मंत्री थे। शेर शाह ने सड़कों का विशाल जाल बनवाया। उसके द्वारा बनवाई गई सड़कों में से ही एक ग्रांड ट्रैंक रोड है। कोलकाता से पेशावर पाकिस्तान में तथा पाकिस्तान तक के इस मार्ग को शेर शाह सूरी मार्ग कहा जाता है। उसने चांदी का सिक्का चलाया जो रुपया कहलाया। जो चांदी का सिक्का चलाया था उसे रुपया कहलाया था। यह मुगल साम्राज्य के अंत का जारी रहा। सन 1835 ईस्वी में ब्रिटिश शासन काल में यह भी प्रचलन में था। उसने यात्रियों की सुविधा के लिए सड़क के किनारे पेड़ लगवाए, कुएं खुदवाए और सराय बनवाए। उसकी मृत्यु 1545 ईस्वी में हुई। उसे बिहार के सासाराम में दफनाया गया था। सासाराम में सूरी वंश की स्थापना शेर शाह सूरी द्वारा की गई। उसने 1545 ईस्वी तक शासन किया। अब यहाँ पर बात आती है बच्चों अकबर के शासन की। 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। 1556 में हुमायूं की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अकबर गद्दी पर बैठा। अब हुमायूं का जो बेटा था वो था अकबर। ठीक है, अकबर गद्दी पर बैठा। पंजाब में कालोनुकार नामक स्थान पर उसकी ताजपेशी हुई। हुमायूं की मृत्यु के समय उसका पुत्र अकबर मात्र 13 वर्ष का था। उसका संरक्षण और शिक्षा बैरम खां राज्य के कार्यों को देखता था, क्योंकि गद्दी पर बैठते समय अकबर राज्य का कार्यभार संभालने के लिए बहुत छोटा था।
गद्दी पर बैठने के बाद अकबर को कई चुनौतियों का शासन करना पड़ा। शेरशाह ने उत्तराधिकारी सभी भी पंजाब में शक्तिशाली थे। अफगान भी बंगाल और बिहार में आदिल शाह के अधीन ताकत इकट्ठी कर रहे थे। अकबर का महत्वपूर्ण कार्य हेमू को हराना था, दिल्ली और आगरा पर कब्जा करना था। 1556 ईस्वी में बैरम खान ने दिल्ली की तरफ रुख किया और पानीपत की दूसरी ऐतिहासिक लड़ाई में हेमू से लड़ा। इस लड़ाई में मुगलों की जीत हुई, हेमू पकड़ा गया और मार दिया गया। अब यहाँ पर जो पिक्चर शो हो रही है आप देख पा रहे हैं, ये अकबर की पिक्चर है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि उसने मुगलों को शासन में शक्तिशाली बना दिया था। 1560 ईस्वी में अकबर ने स्वयं शासन का कार्यभार संभाल लिया और बैरम खां को तीर्थयात्रा के लिए मक्का जाने के लिए आदेश दिया। प्रमुख बैरम खां गुजरात के रास्ते में मारा गया। दिल्ली और आगरा पर अधिकार करने के बाद अकबर ने अपने साम्राज्य का विस्तार शुरू किया। उसने 1561 में मालवा के शासक बाज बहादुर को हराया, मालवा को जीता। 1564 ईस्वी में उसने गोंडवाना पर कब्जा कर लिया। 1568 में उस चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया। महाराणा प्रताप ने 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी में अकबर से भयंकर लड़ाई लड़ी। महाराणा प्रताप बहादुरी से लड़े। अकबर ने गुजरात, बंगाल, सिंध, काबुल और कश्मीर को भी जीता। अकबर ने अब अपना ध्यान वापस दक्षिण की ओर लगाया। 1595 ईस्वी में अहमदनगर की बहादुर रानी चांद बीबी बड़ी बहादुरी से अकबर की सेना के साथ लड़ी, लेकिन उसे मजबूरन एक संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े जिसके अनुसार बरहार मुगलों को दिया गया। 1600 ईस्वी में अहमदनगर भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। 1601 ईस्वी में खानदेश भी मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। अकबर का साम्राज्य पश्चिम में हिंदकुश से पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक और उत्तर में हिमालय से दक्षिण में गोदावरी तक फैला हुआ था। अकबर ने मुगल साम्राज्य स्थिरता के लिए राजपूतों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखने का प्रयास किया। उसने राजपूतों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। उसने राजा मान सिंह को अपना सेनापति नियुक्त किया। राजा टोडरमल भी उसके दरबार में एक महत्वपूर्ण अधिकारी थे। अकबर ने राजा भारमल की पुत्री से विवाह किया। उसने अपने पुत्र सलीम का विवाह एक हिंदू राजकुमारी से किया। अकबर सभी धर्मों की एकता में विश्वास करता था। उसने जजिया हिंदुओं से लिया जाने वाला कर समाप्त किया। उसने तीर्थयात्रियों पर लगाए जाने वाला भी कर जो था वो समाप्त कर दिया गया, जो हिंदुओं को अपने पवित्र स्थान पर तीर्थयात्रा करने पर देना होता था। 1582 ईस्वी में उसने एक नया धर्म दीन-ए इलाही शुरू किया। इस धर्म के अनुयायी सभी के लिए एक ईश्वर में विश्वास करते थे, इसलिए रूढ़िवादी मुसलमानों ने इस नए धर्म का विरोध किया। हिंदू भी उसे मुस्लिम धर्म का दूसरा रूप मानते थे, इसलिए वे भी उसमें शामिल नहीं हुए। अकबर की मृत्यु के साथ ही इस धर्म का भी अंत हो गया। अकबर की शासन व्यवस्था। अकबर ने शेरशाह की नई नीतियों का अनुसरण किया। राजा पूर्ण शक्तिशाली था, वह मुख्य न्यायाधीश और सेनाओं का मुख्य सेनापति था। उसके यहाँ शासन प्रणाली में मदद देने के लिए मंत्रियों की सभा भी थी। सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी वजीर या दीवान थे जो कर विभाग को देखते थे। मीर बख्शी सैन्य विभाग को देखते थे। मुख्य काजी न्यायिक विधि की देखभाल करते थे। मीर समन शाही घरेलू कार्य को देखते थे। अकबर ने अपने राज्य को 15 सूबों में बांटा। प्रत्येक सूबा एक सूबेदार के अधीन होता था। सूबे प्रदेश में बटे हुए थे और प्रदेश परगनों में बटे हुए थे। प्रत्येक परगने में कई गांव आते थे। कोतवाल शहर की शासन व्यवस्था का अधिकारी होता था। एक गांव की देखभाल एक अधिकारी करता था जो चौकीदार और पटवारी कहलाता था। राजस्व मंत्री टोडरमल के अधीन भूमि ठीक तरह से मापी जाती थी और कर निर्धारित किया जाता था। कर भूमि के उत्पादन के आधार पर निर्धारित किया जाता था। औसत उत्पादन का तीसरा भाग राज्य को देना होता था। किसान नगद या वस्तुओं में भुगतान कर सकते थे। कर इकट्ठा करने वाले ज्यादा कठोर नहीं थे। अकाल के समय किसानों को ऋण दिया जाता था। अकबर ने सिंचाई व्यवस्था में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए। मनसबदारी व्यवस्था। अकबर ने एक नई व्यवस्था मनसबदारी व्यवस्था को प्रचलित किया। प्रत्येक अधिकारी और सामंत को मनसब दिया जाता था और वह मनसबदार कहलाता था। इसके मनसबदार राजा को सेना भेजा जाता था। सबसे छोटा मनसबदार 10 घोड़ों का मालिक होता था। सबसे ऊंचा मनसबदार 10,000 सिपाहियों का सरदार होता था। मनसबदार का पद प्रतीक नहीं था।
मनसबदारों का एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में तबादला किया जा सकता था। उन्हें निश्चित वेतन मिलता था। कुछ मनसबदारों को जागीर के रूप में भुगतान होता था। मनसबदारों को अपने पद के अनुसार सेना की देखभाल करनी होती थी। मुगल प्रशासन बहुत कुछ फौजी शासन व्यवस्था पर आधारित था। अकबर की सेना में तोप चलाने वाले सैनिक, घुड़सवार, पैदल सिपाही और नौसेना भी थी। निर्माण कला, भी यहाँ पर बच्चों हम निर्माण कला की बात करेंगे कि अकबर ने कुछ सुंदर इमारतें बनवाई। उसने आगरा का किला बनवाया, उसने इलाहाबाद और लाहौर में भी किले बनवाए। दीवाने खास, इबादत खाना, पंचमहल, जोधाबाई का महल, बुलंद दरवाजा, अकबर द्वार बनाई गई। फतेहपुर सीकरी, आगरा के पास बसाया गया एक नगर। कुछ प्रसिद्ध इमारतें हैं। बुलंद दरवाजा अकबर की गुजरात विजय की याद में बनवाया गया था। उसने दिल्ली में हुमायूं की कब्र बनवाई। यह कब्र यूनानी और भारतीय शैली का मिश्रण है। साहित्य कार्य, अब उन्होंने साहित्य कार्य क्या थे? यद्यपि अकबर अनपढ़ था परंतु वह विद्वानों और साहित्यकारों का संरक्षक था। उसकी स्मरण शक्ति तेज थी। शेख मुबारक, अबुल फजल और फैज उसके समय के कुछ विद्वान थे। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा जिसमें अकबर के जीवन का इतिहास है। आईन अकबरी में कानून और कर नीति का वर्णन है। एक यूनानी कवि फैजी ने महाभारत और रामायण का यूनानी भाषा में अनुवाद किया है। तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस लिखी। सूरदास, रस खान और अब्दुल रहीम खाने खाना उसके समय के कुछ प्रसिद्ध कवि और विद्वान थे। अकबर को भारत का एक योग्य सम्राट माना जाता है। वह एक महान विजेता था, योग्य उदार शासक तथा वह कला, निर्माण कला, चित्रकला, साहित्य और संगीत का महान संरक्षक था। उसने हिंदू और मुसलमानों को एक करने की कोशिश भी की थी। तो बच्चों यहाँ है कुछ स्मरणीय तथ्य, आइए एक बार इन पे नजर डाल लेते हैं। 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। क्लियर है? 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के बाद वह उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर बैठा था। क्लियर है? शेर शाह ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराया और फिर कन्नौज की लड़ाई में दोबारा हराया। उसके बाद हुमायूं ईरान भाग गया। 1540 ईस्वी में शेर शाह दिल्ली का शासक बना। ईरान के शाह की मदद से 1555 ईस्वी में हुमायूं ने पुनः दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया, लेकिन जल्दी ही 1556 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। हुमायूं की मृत्यु के बाद 1556 ईस्वी में अकबर गद्दी पर बैठा, लेकिन उस समय मात्र 13 वर्ष का था, इसलिए उसके संरक्षक और शिक्षक बैरम खान ने उसके स्थान पर कुछ समय के लिए राज्य की बागडोर संभाली। क्लियर है? अकबर ने हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने की कोशिश की। उसने एक नया धर्म दीन-ए इलाही प्रचलित किया। अकबर एक योग्य शासक था। उसने मनसबदारी प्रथा चलाई। अकबर कला, निर्माण कला और साहित्य और संगीत का महान संरक्षक था। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों ये थे हमारे कुछ मुगल सल्तनत, जो हमने मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ा। आई होप आपको चैप्टर क्लियर हुआ होगा। सो बच्चों क्लास यहीं खत्म होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।